In this video, I'm going to discuss about the UGC NET Paper 1 subject teaching, and if you'll watch thoroughly, then by the end of the video, you'll be prepared with the whole teaching subject. As the questions I've gathered together in this video covers each and every topic under this subject. So you can almost call it a crash course, especially for the ones who are doing it for the first time. So if you're really someone who's willing to do this subject for your UGC NET preparation paper 1, welcome to my video and let's get in. Now before I start, I really want कि obviously हर question का तो मैं आंसर explain करूँगी ही क्यों है, but मेरे explain करने से पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड एक बार आप भी गेस लगाओ क्वेश्चन पढ़ के कि क्या आंसर हो सकता है. बाय दिस मेथड यू रियली कम टू नो कि आप इस सब्जेक्ट में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके कितने गलत हो रहे हैं, आपको किस सेक्शन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सो इट विल हेल्प. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 1. मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज़ पॉसिबल इन विच टीचिंग मेथड. ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें कि स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सकती है. ऑप्शन ए लेक्चर मेथड. अब लेक्चर मेथड क्या हुआ, जिसमें टीचर सिर्फ बता रही हैं और स्टूडेंट सुन रहे हैं. ऑल राइट. डिस्कशन मेथड. अब डिस्कस एक बंदा तो अकेला नहीं कर सकता, सो डिस्कशन के लिए 2 लोग चाहिए. तो इट मे बी लाइक टीचर्स आर आस्किंग, स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, स्टूडेंट्स आर आस्किंग, टीचर्स आर आंसरिंग, or any sort of such discussion. So here students are participating. तो हम इसको मार्क कर लेते हैं कि यहाँ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एक्सक्यूज माई राइटिंग. टेक्स्ट बुक मेथड, जिसमें कि जो भी बस बुक में लिखा हुआ है आप रीड कर रहे हैं, नथिंग एक्स्ट्रा. ऑडियो विजुअल एड्स इज़ द मेथड, जहाँ पे कि आपको पढ़ाते वक्त ऑडियो की मदद ली जाती है, विजुअल्स की मदद ली जाती है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए. जैसे कि आपको पढ़ाते पढ़ाते पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसके ऊपर दिखा रहे हैं या कुछ स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, पिक्चर्स, ग्राफ्स, एनीथिंग. सो अगर हम इन सब में देखें, देयर इज़ ओनली वन मेथड वेयर द स्टूडेंट इज़ बीइंग पार्टिसिपेटेड, दैट इज़ डिस्कशन मेथड. Question number 2. The project method of teaching is best associated with the philosophy of. जो project method है teaching का, वो किसकी philosophy के साथ जुड़ा हुआ है. अब question में ये नहीं पूछा कि ये project method किसने दी है. तो questions को कई बार ध्यान से पढ़ना. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि बहुत close answers होते हैं, बट हम question इतनी जल्दी में पढ़ते हैं तो हम उसको skip कर जाते हैं. अभी प्रोजेक्ट मेथड दिया किसी और ने है, बट क्वेश्चन में पूछे कि इट इज़ एसोसिएटेड विद द फिलोसफी ऑफ. ऐसे कुछ रट्टे मारने वाली भी चीज़ें हैं, वो आई प्रोवाइड इन द एंड ऑफ द वीडियो. इट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. सो अब इसमें तो समझने वाला नहीं है, ये वो रट्टे वाला ही क्वेश्चन है. इसका आंसर है जॉन. क्वेश्चन नंबर 3. The first important step in teaching is. ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक, ये भी करना चाहिए. ऑर्गेनाइजिंग द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी. ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल टू बी टॉट, येस. नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, येस. तब तो चारों येस लग रहे हैं. तो अब इनमें से ये फाइनल करने के लिए कि फर्स्ट स्टेप होना कौन सा चाहिए, एक बार आप क्वेश्चन को ना खुद भी इमेजिन करके देखा करो, इंस्टेड की जो बुक्स में लिखा है हमने फटाफट, क्योंकि जनरल सब्जेक्ट्स हैं. जो स्पेसिफिक होते हैं उनमें आपको बुकिश वाले एज इट इज़ चाहिए होता है लॉजिक्स, बट जो थोड़े जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें ज़्यादा आपके परफेक्ट आंसर्स निकलते हैं जब एक बार आप खुद भी क्वेश्चन को एनालाइज करो. अब आपसे टीचिंग में पूछा, अब एकदम से मुझे भी फर्स्ट टाइम बढ़ के ऐसे लगेगा यार तो चारों ही ठीक है, अब इनमें से ऐसे कैसे ध्यान आएगा कौन सा. जस्ट इमेजिन आप टीचर हो, आपके 10 स्टूडेंट्स हैं, आप अचानक से सीधा ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना शुरू कर दोगे, भाई ये अलजेब्रा का a+b+c², वैसे तो मुझे आती नहीं, क्वेश्चन में क्यों बोल रही हूँ, मतलब कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दोगे, नहीं ना. वॉट यू विल डू इज़ फर्स्ट यू विल लव टू नो योर स्टूडेंट्स, कि भाई उनको जो आप लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो क्या वो उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप जिस चीज़ से शुरू कर रहे हो सब्जेक्ट में क्या उनका उसका बेस बना हुआ है. सो यू विल फर्स्ट नो योर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप अपनी मटेरियल की प्रेजेंटेशन उस हिसाब से तैयार करोगे, बच्चों को उस तरीके से पढ़ाओगे, राइट.
तो अगर हम इस तरीके से एनालाइज करके सोचें फ्रॉम ऑल द अबव ऑप्शंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑलराइट. तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हर क्वेश्चन को जो आपने बुक में पढ़ा है उसमें लिखा था तो यही आंसर है. ऑफ कोर्स वो ठीक है, उसको भी याद करो, मतलब उसे अपना बेस बनाओ. बट जो ऐसे जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो जैसे टीचिंग ही है, इन तरह के सब्जेक्ट्स में एक बार खुद भी एनालाइज करा करो, खुद को उस जगह पे रखें. Which one of the following statements is correct in context of MCQs type questions? अब questions are of two types, objective, subjective. Objective में बस आपको one word टिक करना होता है, subjective में आपको पैराग्राफ ऐसे आपको लिखना होता है आंसर्स. तो MCQs आपके objective हुए. अब अगर हम ऑप्शंस देखें, थर्ड और फोर्थ में लिखे दे आर मोर सब्जेक्टिव. तो ये तो यहीं से ही पता चल गया कि ये तो दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं, ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो MCQs तो है ही ऑब्जेक्टिव. अब ऑप्शन 1 और 2 को पढ़ो. दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चंस. अभी पढ़ के ही पता चल रहा है कि ऑप्शन 1 है. कैसे? ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आपके कैसे होते हैं, आप उसमें सिर्फ पढ़ के स्टेटमेंट बताते हो कि वो गलत है या ठीक है. बट MCQs वाले 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आप हर ऑप्शन पढ़ते हो, डेप्थ में सोचते हो कि क्या ये ऑप्शन हो सकता है. कभी कभी 2 ऑप्शंस क्लोज होते हैं, आप उन दोनों में और डीपली सोचते हो कि भाई नहीं ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है. सो डेफिनेटली दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. What is required for teaching? Diagnosis, remedy, direction, feedback. टीचिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है? डायग्नोसिस मतलब हम चेक कर रहे हैं कि इज़ देयर अ प्रॉब्लम. रेमेडी कि अगर प्रॉब्लम है तो क्या उसका सोल्यूशन क्या है. डायरेक्शन किस तरीके से, किस वे से आपको वो सोल्यूशन अप्लाई करना है या कुछ भी पढ़ाना लिखाना है. फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी कम्युनिकेशन, इन एवरी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. तो फीडबैक मतलब कि जैसे कि टीचर्स आपको पढ़ा रही हैं एंड स्टूडेंट्स उन्हें फीडबैक दे रहे हैं कि हमें समझ आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है. तो टीचिंग में से इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जो चाहिए? ऑल द अबव 4 मेंशन थिंग्स आर रिक्वायर्ड, बिकॉज एक टीचर डायग्नोसिस भी करती है कि कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी देती हैं. दे आर द डायरेक्शन टेलर्स ऑल्सो, and they require feedback as well. So all the 4 options are required. So here goes option number 1. The main objectives of student evaluation of teachers are, अब वैसे तो टीचर्स ही करती हैं एवेलुएट, बट स्टूडेंट्स भी करते हैं. जैसे हम याद करो स्कूल और ट्यूशन में याद करके हम जो मन में बोलते हैं टीचर अच्छा पढ़ाती है, भाई नहीं ये तो बहुत बोल रही है, नहीं इसका नहीं समझ आ रहा, वो एक्चुअल में हम इवेलुएट कर रहे होते हैं. कभी कोचिंग सेंटर्स में सुना है कि आपको डेमो क्लासेस प्रोवाइड होती हैं कि भाई स्टार्टिंग के 4 दिन आप डेमो में आइए, हफ्ते में आप डेमो में आइए. व्हाट इज़ दैट डेमो क्लास फॉर? दैट इज़ फॉर स्टूडेंट इवेलुएशन. ऑलराइट. तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्टूडेंट एक टीचर को किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए इवेलुएट या जज क्यों करते हैं? टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेसेस. अब ये तो पढ़ते ही पता चल रहा है कि भाई नहीं, क्या स्टूडेंट टीचर को इसलिए इवेलुएट करता है कि वो अपनी वीकनेसेस बताए? नहीं, बल्कि दूसरे की बताए, टीचर की बताए. तो अब जब हमें ये कंफर्म हो गया है कि ऑप्शन ए तो है ही नहीं, तो थोड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं. एक सेकेंड. अब ऑप्शन ए हमें पता है नहीं है, तो पहले आप अपने ऑप्शंस में देखो 1 2 3 4 में जिसमें भी ए है उस ऑप्शन को कट कर दो, ये भी और ये दोनों भी. फिर ये तो बचा ही ऑप्शन 2. तो अगर हम ऑप्शन 2 में देखें, इट्स BCD. टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली,
to help teachers adopt innovative methods of teaching, to identify the areas of further improvement in teacher traits. तो ये तीनों पढ़ के भी पता चल रहे हैं कि ये तीनों ठीक हैं. ऑलराइट, तो ये तो क्वेश्चन तो सिंपल सा था, बट इस क्वेश्चन को आंसर करने का एक हमने नया तरीका, नया तो नहीं है मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग कि ये भी एक तरीका है आंसर्स अपने करेक्टली ठीक टिक करने का, कि कभी कभी जिस ऑप्शन पे आप श्योर होते हो कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता या फिर ये तो 100% है, तो फिर कटिंग चेकिंग वाला ये ऑप्शन लगाया करो कि भाई जैसे हमने इसमें करा ए ऑप्शन, हमें पता था बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, तो हमने जाके लकीली जब ए कट करा तो हमारा आंसर निकल आया, राइट. तो अभी तो ऐसे और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस और भी सब्जेक्ट्स में जिसमें भी ऑब्जेक्टिवली आपका पेपर हो, ये टेक्निक भी आप अप्लाई कर सकते हो. As a teacher, select the best option to ensure the effective presence in the classroom. Use of pair command, making aggressive statements, adoption of well-established posture, and being authoritarian. Now if we see carefully, option number 1, 2 and 4, they are on the negative side, जहाँ पे कि टीचर को बताया जा रहा है वो कमांडिंग नेचर में आए, गुस्से से बोलें, अथॉरिटी दिखाएं. Whereas option number 3 is very clear, very neutral towards the teacher, जिनके लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ एक वेल एस्टैब्लिश्ड पॉस्चर में, मतलब कि अच्छे पॉस्चर में, एक्टिव पॉस्चर में, लगातार पढ़ाने में अगर आपको टीचर दिखे तो इफेक्टिव प्रेजेंस है. So obviously the answer is very clear that it's option number 3. Which set of learner characteristics may be considered helpful in designing effective teaching learner systems? Select the correct alternative from the codes given below. अब इसमें लर्नर मतलब कि आप स्टूडेंट लगा लो कि एक ऐसे स्टूडेंट के कौन से फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि उसको टीचिंग लर्निंग सिस्टम में मदद करें, पढ़ाई उसकी ज़्यादा अच्छे से हो. नाउ बिफोर लिसनिंग टू द आंसर एक बार आप खुद भी पढ़ो, सोचो एक बार. Option number 1, prior experience of learners in respect to the subject, कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उसका उस सब्जेक्ट में पिछला कितना बेस है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या आता है क्या नहीं आता है. तो क्या एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है? यस. तो अब हमें ये डेफिनेट पता चल गया ऑप्शन नंबर 1. तो अगर अब हम अपने कोड्स में देखें तो 1 आप देखो किस में है, फर्स्ट में और सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में नहीं है, बट चलो अभी इतना हम श्योर नहीं है तो एक बार आगे पढ़ते हैं. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ऑफ लर्नर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स. क्या स्टूडेंट की फैमिली और फ्रेंड्स से फ़र्क पड़ेगा उसकी पढ़ाई पे, कि उसके फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, फैमिली के साथ कैसे रिलेशनशिप है, उसके पर्सनल, इज इट समहाउ रिलेटेड टू द स्टडी ही इज़ गोइंग टू डू? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. तो जिसमें भी आपका ये सेकंड पॉइंट आ रहा है आप उसको तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दो. थर्ड में आ रहा है और फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है. अबिलिटी ऑफ द लर्नर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यस, कि बच्चे की कैपेबिलिटी, एबिलिटी, व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, कैपेबिलिटी और एबिलिटी कितनी है उस लर्नर की उस सब्जेक्ट में, तो थर्ड तो चाहिए ही चाहिए. स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉर्टेंट. अभी हमने आई थिंक पहले डिस्कस भी करा था एक क्वेश्चन में कि अगर जैसे कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है और व्हाट इफ़ उस बच्चे को इंग्लिश आती ही ना हो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्या पता बच्चा किसी और रीजन से, किसी और इंटरस्टेट से हो, सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड इट्स इम्पॉर्टेंट. तो ये भी हम श्योर हैं, इसको भी टिक कर लो. Interest of students in following the prescribed dress code.
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स दिस मैटर्स कि आप में कितनी मोटिवेशन है, कितना है उस चीज़ के लिए पढ़ने के लिए या नहीं। सो इट्स फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, और ये हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है। सो 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। Prior experience of learners in respect of the subject, ability of the learners in respect of the subject, student's language, and his motivational orientation of the student. Question number 9. The use of teaching aids is justified on the grounds of, जो टीचिंग एड्स होते हैं, जैसे कि आपके ऑडियो विजुअल एड्स अभी डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी कंसेप्ट समझाने के लिए आपको टीचर उसके ऊपर पीपीटीज, कुछ वीडियोस या फिर कुछ भी और आपको ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं, बता रही हैं, ताकि आपको इजीली वो चीज़ समझ आए, आपको वो अंडरस्टैंडिंग में आपको इजी लगे। ऑल राइट, तो ऑप्शन नंबर 1, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन, नो, नॉट जस्ट फॉर हिज अटेंशन। ऑप्शन नंबर 2, मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, इनडिसिप्लिन के लिए तो आई थिंक टीचर स्ट्रिक्ट हो सकती है, डांट सकती है, समझा सकती है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, यस। ऑप्शन नंबर 4, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। अब वैसे हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन 3 और 4 ऐसे लग रहा है, नहीं यार 4 भी हो सकता है, बट द कोर रीज़न ऑफ टीचिंग एड्स इज़ कि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी लगे, आप किसी चीज़ को समझ इजीली सको, आप उस चीज़ को मतलब इजीली ग्रैब कर सको, रादर देन अगर आपको सिर्फ कोई एक टीचर लेक्चर मेथड से पढ़ा रही है। तो जैसे कि अब ये दोनों ऑप्शंस क्लोज लग रहे हैं, इस तरीके से समझो इस ऑप्शन को। ऑप्शन 3 कि आपको एक बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, एग्जैक्टली। और ऑप्शन नंबर 4, इफेक्टिव एंगेजमेंट, येस फॉर एंगेजमेंट टू, बट द कोर रीज़न इज़ कि आपके जो लर्निंग मेथड्स हैं, जो आपकी लर्निंग आउटकम्स हैं, वो बेटर हो। सो इट्स ऑप्शन नंबर 3। Select the alternative which consists of positive factors contributing to effectiveness of teaching. इन सब में से आप सारे ऑप्शंस वो चूज़ करो जो कि इफ़ेक्टिव टीचिंग में मदद करें टीचर की। ओके, ऑप्शन नंबर ए, कोड ए, टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यस ऑफ कोर्स ये तो होनी चाहिए। अब ठीक है, अब ऑब्वियसली आप एक एक पॉइंट आगे पढ़ो और टिक करो, बट वही स्मार्ट प्ले पहले की तरह कि ऑप्शन ए पे हम श्योर हैं कि भाई ये तो है ही है। अब देखो ऑप्शन कोड्स में 1 2 3 4, इन सब में सिर्फ 4th ऑप्शन में है ए, तो 99% आपका यही ऑप्शन होने वाला है, बट लेट्स सी फर्दर। टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, नॉट एट ऑल। क्या ये आपके लिए मैटर करता है कि जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं आपकी क्लास में, उनका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है? नॉट एट ऑल। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, येस ऑफ कोर्स। अगर आपकी टीचर को सपोज नॉलेज है, आपने कई बार ऐसी चीज़ें नोटिस भी करी होंगी, किसी किसी को नॉलेज बहुत अच्छी होती है, अच्छे से कंसेप्ट्स इंट्रिकेटली पता होते हैं, बट उनको ना उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करना आता या फिर समझाना नहीं आता। तो एक कम्युनिकेशन स्किल एक टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब आपके टीचर को एक कंसेप्ट पता है, अच्छे से पता है, वो उसके लिए आपको बट समझा नहीं पा रहे हैं, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन, कि वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं, आप उनको बता नहीं पा रहे हो कि नहीं समझ आ रहा है, वॉट एवर। So communication is important. Teachers' ability to please the students.
No, it's not required. Teacher doesn't need to please his or her students. Teachers personal contact with students, anything personal is not required. टीचर का हो सकता है उसका अपना बच्चा बैठा हो क्लास में, सो उसकी उस टीचिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. Teachers' competence in managing and monitoring the classroom transactions. Yes, of course, मैनेज करना आना चाहिए, मॉनिटर करना आना चाहिए. सो तो हमने पहले डिटेक्ट कर लिया था कि ACF ऑप्शन नंबर 4 ही है. बट हमने जब स्टेप वाइज पे एक अपना ऑप्शन पढ़ा तो भी हमें क्लियरली दिख रहा है दैट इट्स ऑप्शन नंबर 4. ऑल राइट. Which of the following set of statements represents acceptable propositions in respect of teaching-learning relationships? Choose the correct code to indicate your answer. अब एक टीचर और एक लर्नर की रिलेशनशिप के नीचे कुछ रिलेशनशिप के ऊपर कुछ बातें हैं नीचे जो आपको जो भी इनमें से करेक्ट लग रही हैं आप उसको टिक करो एज आस्क्ड. Now let's read each point. When students fail in a test, it is the teacher who fails. Yes, ऐसा ही कहा जाता है कि भाई बच्चे क्लास फेल हो गए तो टीचर ने नहीं अच्छा पढ़ाया. Every teaching must aim at ensured learning. Now let me explain one thing before moving forward. Teaching, learning. We consider one thing कि टीचिंग है तो लर्निंग होनी ही चाहिए. मतलब ऐसा होता है, मतलब कि आप क्लास में हो, टीचर आपको पढ़ा रही है, आप समझ रहे हो, तो एक्सेप्टेबल जस्टिफाइड तभी होगा कि आपको समझ आ रहा है, आप उसे लर्न कर पा रहे हो, आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लग रही हैं, अंडरस्टैंडेबल लग रही हैं टीचर की तरफ से. ओके, सो टीचिंग इट इज़ अ डिपेंडेंट थिंग ऑन लर्नर. अगर टीचर लर्न करवा पा रही है, समझवा पा रही है आपको, तो ही वो सक्सेसफुल है. ऐसा होता है कि हमें एक टीचर से नहीं समझ आता, हम ट्यूशन्स बदलते हैं, कोचिंग सेंटर्स बदलते हैं. क्यों बदलते हैं? वाई? बिकॉज हमें समझ नहीं आ रहा. तो इट्स अ नॉर्मल थिंग कि एक टीचर से नहीं समझ आया, बट वो जस्टिफाइड नहीं है फॉर अ टीचर. इफ़ ही शी वॉन्ट्स टू बी सोशली एक्सेप्टेबल एज अ टीचर, उसके स्टूडेंट्स को एक जो भी लर्नर्स हैं उन्हें वो चीज़ें समझ आनी चाहिए. सो टीचिंग अ डिपेंडेंट थिंग ऑन लर्नर. नाउ व्हाट इज़ लर्निंग? क्या लर्न हम सिर्फ अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ इसी में ही करते हैं? जस्ट थिंक ओवर इट. Learning is a process of acquiring new understanding, knowledge, skills, values, attitude. All right. तो डू यू थिंक कि जितना भी आपका स्कूल का टाइम पीरियड है या फिर कॉलेज का टाइम पीरियड है, आप सिर्फ तभी लर्न करते हो? I hope there's a no in all of your minds, because no, not at all. It is a very unsaid feature of human that we are all lifelong learners. Human starts learning from birth and continues until death. All right. So learners don't need teachers the same way teachers need learner. Learning can occur without teaching, but if teaching doesn't result in learning, then it's not justified. All right. So और लर्निंग हमेशा यही नहीं होती बुक्स में से पढ़ लिया, थ्योरीज पढ़ ली. लर्निंग जैसे कहते हैं ना लाइफ लेसन्स, उन्हें भी लर्निंग में काउंट करा जाता है. सो वी डू इट इंडिपेंडेंटली, राइट? कहीं पर चाहते हुए ना चाहते हुए ज़िंदगी भर हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, अभी भी सीखेंगे. तो येस, लर्निंग इज़ इंडिपेंडेंट. इट कैन हैपन एनी टाइम विदाउट टीचिंग, विदाउट गाइडेंस, बट टीचिंग शुड लीड टू लर्निंग. This is a necessity. Now let's move forward. Point 1 हमने accept कर लिया. Every teaching must aim at ensuring learning. अभी हमने डिस्कस करी है ये चीज़ कि टीचिंग है तो it should lead to learning only. There can be teaching without learning taking place.
वही कि अभी जो मैंने एक्सप्लेन करा था कि हम लोग ट्यूशन्स कोचिंग्स क्यों बदलते हैं, क्योंकि हमें एक टीचर से समझ नहीं आ रहा. सो इट हैपन्स, इट्स नॉर्मल. There can be no learning without teaching. I hope it's clear that why it's wrong. A teacher teaches but learns also, yes, because the teacher is a human too, and a teacher is a lifelong learner too. So, yes, real learning implies rote learning. Not at all, but first of all, what is rote learning? Rote learning is रट्टाफिकेशन. जो भी पीछे क्वेश्चन में मैंने रेफ़र भी करा था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें रट्टा ही मारना पड़ता है, जैसे कि क्वेश्चंस का ईयर याद रखना, ऑथर्स याद रखना, कई बार ऐसी चीज़ें रट्टा ही मारनी पड़ती हैं. बट डज द होल लर्निंग, होल अंडरस्टैंडिंग, डज इट इम्प्लाइज ऑलवेज रोट लर्निंग? नो. So our option number first, second, third and fifth are correct, which stands for code number 2. तो अब इस पूरे क्वेश्चन से हमने जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट लर्न करी है वो क्या है? दैट टीचिंग इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, लर्निंग इट्स कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. ये चीज़ बस इस चीज़ का जस्ट है, इसका याद रखना है कि कहीं पे भी अगर ज़रूरी नहीं ऐसा ही क्वेश्चन आएगा. इट कैन कम इन एनी अदर फॉर्म आस्किंग यू इन वन लाइन कि कैन लर्निंग टेक प्लेस विदाउट टीचिंग? यस. कैन टीचिंग टेक प्लेस विदाउट लर्निंग? इट कैन, बट इट वुड नॉट बी जस्टिफाइड. ऑल राइट. Now question number 12, assertion and reason. Assertion: formative evaluation tends to accelerate the pace of learning. Reason: as against summative evaluation, formative evaluation is highly reliable. अब इस क्वेश्चन को ठीक से आंसर करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन होती क्या हैं. ठीक है, सो एक मिनट. देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन. ठीक है, सबसे पहले होती है प्लेसमेंट. बस समझ जाना मेरी राइटिंग. प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. प्लेसमेंट होती है सबसे पहले स्टार्टिंग में, जैसे कि आपकी क्लास अभी शुरू हो रही है. ठीक है, क्लास मतलब आपके पूरा सेशन, द होल ईयर. तो आपको स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको ये बुक्स लानी है, आपका ये सिलेबस है, ऐसी नोटबुक्स होनी चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ ये रहेंगी, कब कब आपके टेस्ट होंगे. सो दिस इज़ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. और ये कब होती है? स्टार्टिंग में. फिर सेकंड होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस. ड्यूरिंग द प्रोसेस मतलब कि जैसे कि अब आपकी क्लासेस अब अच्छे से शुरू हो गई हैं, आप हर रोज़ स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो जो भी आपकी जैसे कोई गलती हो रही है तो टीचर्स आपको साइड बाय साइड बता रही हैं. आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो डिस्कशन करके आपको करेक्ट कर रही हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करवा पा रही हैं. दैट इज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. इसमें आपको कुछ भी फाइनल टेस्ट नहीं होते हैं या फिर फाइनल रिजल्ट नहीं निकलता है, बस ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है ये सब. ठीक है, जैसे कि आपसे क्लास में क्विज़ ले लिए तो क्विज़ के थ्रू देख लिया अच्छा इन बच्चों का थोड़ा कम है तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझा दिया. सो दिस इज़ द मेथड टू करेक्ट देम. देन थर्ड कम्स summative evaluation. This is end, at the end point of time. मतलब कि अब आपका पूरा एक सेशन, एक साल आपका ख़त्म हो गया है, अब आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड बन रहा है, उसमें आपके ग्रेड्स चल रहे हैं और आपको बताया जा रहा है ये आपका रिज़ल्ट है. दिस इज़ समेटिव इवैल्यूएशन. तो प्लेसमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग में, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द प्रोसेस कि आपको समझाया जाए क्या गलतियाँ हैं क्या नहीं है, समेटिव आपका सीधा रिज़ल्ट. ऑल राइट, तो अब करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट.
Formative evaluation tends to accelerate the pace of learning. Yes, it will surely accelerate the pace of learning जब आपको साइड बाय साइड बताया जाएगा आपकी गलतियों के बारे में, मिस्टेक्स के बारे में, और जब आपको समझ आएंगी कि ये गलती, तो ऑफ कोर्स यू विल लर्न मोर. So assertion is correct. Reason: as against summative evaluation, formative evaluation is highly reliable. ऐसा तो कुछ नहीं है. समेटिव इवैल्यूएशन की अपनी वैल्यू है कि वो आपको बताता है आपका फाइनल रिमार्क क्या है, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की अपनी वैल्यू होती है कि वो आपको हर वक्त करेक्ट कर रहा है. सो रिलायबल दोनों होते हैं, दोनों के यूजेस अलग हैं. सो रीज़न इज़ इनकरेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दैट code number 3 is correct. A is true that formative evaluation tends to accelerate the pace of learning, and reason is false that summative evaluation is highly reliable. Both are reliable, but both have different uses. Question number 13. From the list given below, identify the learner characteristics which would facilitate teaching learning system to become effective. Similar question almost हमने पहले भी करा है अभी, कि लर्नर के ऐसे कौन से फीचर्स होने चाहिए जो कि टीचिंग लर्निंग सिस्टम को और इफ़ेक्टिव बनाए. अब जस्ट रिमेंबर वन थिंग, लर्नर या टीचर, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी कास्ट, उनके फूड हैबिट्स, रिलीजियस लिंक्स, उनका फैमिली, फ्रेंड्स, नथिंग मैटर. चाहे लर्नर हो, चाहे टीचर हो, व्हाट मैटर्स इज़ कि उनकी लैंग्वेज क्या सेम है जिसमें वो पढ़ने या पढ़ाने वाले हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका बेस, दैट्स इट. सो फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन चूज yes, prior experience of learner, no family links, aptitude yes, learner stage of development, food habits no, religious affiliation no. क्या मैथ साइंस पढ़ते वक्त आपका क्या रिलीजन है, डज इट मैटर? नो ना. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. आपका एप्टीट्यूड, आपका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, आपका उस सब्जेक्ट में पहले से एक्सपीरियंस, बेस, आपकी लैंग्वेज उस सब्जेक्ट के लिए, ओनली दीज थिंग्स मैटर, नथिंग एल्स. सो द आंसर इज नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन रीज़न. आई होप अगर आपने मेरा लर्निंग टीचिंग वाला वो पीछे लास्ट क्वेश्चन में अच्छे से सुना था तो आपको ये 100% करेक्टली आप इसको आंसर करोगे. पढ़ो एक बार, इसको आंसर करके देखो. असर्शन: ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग. यस, इट शुड बी ट्रू. Reason: learning to be useful must be derived from teaching. Because I have explained this before, so without wasting time explaining again, I would say yes. The answer is third. A is right, R is false. And why R is false? Because learning, it is not necessary to be derived from teaching. It's not mandatory. It can be done at any point of time without any guidance, with ourselves only. So learning is independent, but teaching should imply learning. I hope I'm clear. Question number 15, Math set 1 with set 2. Now you can pause the video and choose your answer first. Alright. Set 1 में आपको 4 चीज़ें दी हुई है: लेक्चरिंग, डिस्कशन इन ग्रुप्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल. और फिर उसका अलग अलग मीनिंग के ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको. बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस और इफेक्टिवनेस ऑफ द मेथड ऑफ दैट टीचिंग के अलग अलग आपको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट्स में आपको मीनिंग दे रखे हैं. सो यू हैव टू मैच कि लेक्चरिंग का इसमें कौन सा पॉइंट होगा, क्या मतलब होगा.
चलो ट्राई करते हैं लेक्चरिंग। फर्स्ट इसमें आपको लाइन गिवन है, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड। आई डोंट थिंक सो लेक्चरिंग में ऐसा होता है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती, फीडबैक कंपल्सरी नहीं होता। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, नो। कंटेंट डिलीवरी इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज, यस। अब ये लग रहा है ठीक है। वैसे बाकी भी पढ़ लेते हैं। लेक्चरिंग यूज ऑफ टीचिंग एड्स प्रोसीजर, अभी तो बात ही नहीं हुई है। थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स, नो। सो काफ़ी श्योर सा सेट लग रहा है कि भाई ए का तो थर्ड ही है। अब हम अपने कोड्स में देखते हैं कि किस किस जगह ए का थर्ड ऑप्शन है। नो, नो, यस। तो अभी यहाँ से एकदम से सिर्फ फाइनल नहीं करते हैं कि कोड 3 ही करेक्ट है, एक बारी थोड़ा और श्योर होते हैं, बाकी भी पढ़ते हैं। डिस्कशन इन ग्रुप्स, अब ग्रुप्स है तो पार्टिसिपेंट्स चाहिए, लोग चाहिए, एक जने में नहीं होगी। तो इफ़ वी लुक फॉर दैट, थोड़ा सा आइडिया हमने यहाँ से ले लिया कि बी का फिफ्थ गिवन है। हमने पढ़ के देखा डिस्कशन इन ग्रुप्स, इज इट मैचिंग? थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स, यस इट्स मैचिंग परफेक्टली। बाकी भी पढ़ के देख लेते हैं एक बार कि यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स प्रोसीजर, नहीं, डिस्कशन से कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ हो सकता है, बट इट इज़ अ लैटर स्टेप ऑफ डिस्कशन। स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन, नो। सो ये भी काफ़ी क्लियर है कि बी का फोर्थ। देन ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब किसी चीज़ पे बहुत प्रोफाउंडली सोचना, बहुत डीपली सोचना, इंटेंसली आप लगातार आइडियाज़ उसके ऊपर कुछ कुछ आप सर्च कर रहे हो, पढ़ रहे हो, यू नो। तो उससे क्या हो रहा है? इफ़ वी सी का सेकंड, एक बार मैच करके देखते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़, एग्जैक्टली जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो क्या होता है? देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। डी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल, small step presentation with feedback provided, point number 1 matching perfectly. So option number 3 is correct. अब इसमें क्या हुआ? अब हमने वैसे स्मार्ट मूवी करा इसमें भी। वाई एम आई डूइंग दिस अगेन एंड अगेन इन एवरी क्वेश्चन? सो दैट यू अंडरस्टैंड द वे टू बेटर अटेम्प्ट MCQs। कि आप जिस भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ना आप श्योर नहीं हो पाते हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसमें ऐसी टेक्निक्स बहुत काम आती हैं। दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग इट टाइम एंड अगेन, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल, दैट हाउ टू अप्लाई इट. So lecturing, content delivery in a lucid language, discussion in groups, theme-based interaction among participants, brainstorming, production of ideas, and programmed instructional presentation with feedback provided. From the list given below, choose those which come under formative evaluation. Now formative evaluation हमने पहले करा है कि during the process, during the class, not anything final. Let's read. A teacher awards grade to students after having transacted the coursework. After, so it's completely summative. During interaction with students in the classroom, the teacher provides corrective feedback. During और teacher पढ़ाते पढ़ाते आपको correct कर रहा है, so it's formative. Then the teacher gives marks to students on a unit test. अब टीचर ने आपको मार्क्स दे दिए सीधा टेस्ट के, कुछ बीच में आपको इवैल्यूएशन नहीं हुई है, so this is again summative. The teacher clarifies the doubts of students in the class itself. आपकी क्लास में आपको पढ़ाते वक्त आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, so this is again summative, formative. The overall performance of a student is reported to parents at every 3 months interval. अब हो तो आपके सेशन के बीच में ही रहा है, बट आपकी बजाय हर 3 महीने बाद आपकी फाइनल रिपोर्ट आपके पेरेंट्स को जा रही है.
सो दिस इज़ ऑल्सो सबमिटिव, जिसमें आपको डायरेक्टली करेक्ट किया जाए, बिना रिवॉर्ड, बिना मार्क्स के आपको कोई चीज़ पढ़ाते वक्त बताई जाए, ठीक करी जाए ड्यूरिंग, दैट इज़ फॉर्मेटिव। और जहाँ पे आपका रिजल्ट निकाल के चाहे एट एनी इंटरवल आपको दे दिया जाए, पेरेंट्स को दे दिया जाए, दैट इज़ सबमिटिव। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। The learner's motivation is raised by the teacher through a question answer session. Now this will be again formative because question answer session के through एक दूसरे को टीचर स्टूडेंट को करेक्ट करेगी, बताएगी, एंड दिस विल बी अगेन ड्यूरिंग द प्रोसेस. सो बी, डी and F. This is none other than option number 4. Question number 17. Which among the following statements are true? Morrison is the proponent of understanding level of teaching. Herbert is the proponent of reflective level of teaching, and Hunt is the proponent of memory level teaching. Now, before we answer this, let me tell you something about levels of teaching. There are 3 levels of teaching, all right? ये हमने बनाया माउंटेन, नो जोकिंग. देर आर 3 levels of teaching. ठीक है, सो द इनिशियल लेवल इज मेमोरी लेवल. Then comes the understanding level. And then comes finally the reflective level. Memory level, फिर आता है understanding level, फिर आता है reflective level. This reflective level is the highest level of teaching, and memory level is the initial level of teaching. Now memory level was given by Herbert. Then understanding level was given by Morrison. And reflective level was given by Hunt. अब अगर हम इस डायग्राम को देख के ऊपर मैच करें तो फर्स्ट पॉइंट है दैट मॉरिसन इज द प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट. हर्बर्ट इज द प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव, लॉन्ग, बिकॉज हर्बर्ट का तो मेमोरी है. एंड हंट इज द प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी, रॉन्ग, बिकॉज हंट का रिफ्लेक्टिव है. सो इट्स ओनली फर्स्ट. यू कैन ऑल्सो गूगल द लेवल्स ऑफ टीचिंग, उसमें थोड़ा क्लियर ये माउंटेन डायग्राम आ जाएगा. यू कैन स्क्रीनशॉट इट. Question number 18. Which of the following programs of MHRD, Ministry of Human Resource and Development, promotes life skill training among young people? First, Samagriya Shiksha, then Adolescent Education Program, Operation Background, and Swayamprabha. If anybody knows, it's great. Otherwise, telling the answer, it's option number B, Adolescent Education Program. It was initiative by MHRD to promote life skills training among adolescents based on the curriculum developed by specially NCERT. So it was basically to train young people about the real life situations. For more intricate information or detail you can Google, but it's not required. अगर इस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाता है कि किसने क्या पॉलिसीज़ दी हैं या किसने क्या ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं लेटेस्ट. तो आप जो भी पेपर अटैम्प्ट करो, सपोज जून 2021, तो उससे 6 महीने पहले ऐसे जो भी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ निकली हों एजुकेशन साइड रिलेटेड, स्टूडेंट सेंटर्ड रिलेटेड, एक बार वो आप उसकी लिस्ट निकाल सकते हो. इट विल बी बेनिफिशियल. Now question number 19. Match set 1 with set 2. Now we know the A and B, formative, summative क्या होते हैं. अब continuous and comprehensive evaluation and norm and criterion reference test. चलो पहले जो हमें आते हैं हम वो मार्क करते हैं. Formative evaluation कौन सी होती थी? During वाली. So set 2 का first option.
evaluating cognitive and co-cognitive aspects with regularity, test and their interpretations based on a group and certain yardsticks, grading the final learning outcomes, quizzes and discussions. अब if we know the meaning of formative evaluation which is during the process, जिसमें कि हमें फाइनल मार्क्स वगैरह से पहले ही टीचर करेक्ट करती हैं, समझाती हैं, डिस्कस करती हैं ड्यूरिंग आवर कोर्स प्रोसेस. So according to that, A should match with fourth. Now B, summative evaluation. Summative में क्या हमें चीज़ याद रखनी थी? After the program, end of the program, when we are finally graded with marks. So if we see for summative, first, second, third, grading the final learning outcomes. So summative के लिए भी हम श्योर हो गए. अब C पर आते हैं. Continuous and comprehensive evaluation. Mostly schools में करी जाती है. Now what is this? दिस मीन्स कि सिर्फ आपके अकेडमिक्स के ऊपर आपको टेस्ट नहीं करा जा रहा है, आपका ऑल ओवर स्कोर ले रहे हैं, जिसमें कि आपकी स्पोर्ट्स, गेम्स, कुछ और एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ काउंट होती हैं, स्कॉलिस्टिक प्लस नॉन स्कॉलिस्टिक. ऑलराइट, तो इफ़ वी सी सेट 2(1) दैट टेल्स अस evaluating cognitive and co-cognitive aspects with regularity. So it matches with first. Clearly हमें कोड तो पता चल गया, but still let's go further. D in set 1, norm and criterion reference test. अभी जो नॉर्म बेस्ड टेस्ट होता है, नॉर्म से नाम से ही पता चल रहा है कि नॉर्म मतलब कुछ रूल्स, कुछ स्पेसिफिक यार्ड स्टिक्स. ये जो सेट 2 में सेकेंड लाइन में सर्टेन यार्ड स्टिक्स लिखा है, दिस मीन्स सम काइंड ऑफ रूल्स. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसके ऊपर आपको टेस्ट करा जा रहा है. एंड दिस इज़ बेसिकली टू कंपेयर यू, टू जज यू विद अदर्स. सपोज जैसे कि कुछ एग्ज़ाम हुआ तो उसकी रैंक निकलती है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3. व्हाट इज़ दैट? That is a norm and criterion test where you are compared and certain rules and regulations are made for the test. So by that, D stands with second option in set 2, that is test and their interpretations based on a group and certain yardsticks. Alright, question number 20. Swayam Prabha launched educational content. It was first option 32 direct to home DTH. अब ये भी वही रट्टे वाली चीज़ें ही हैं, कुछ कुछ ऐसी हैं ज़रूरी चीज़ें. I'll compile all these रट्टा वाला चीज़ें लर्न करने वाली कठिन provide you. Alright. Question number 21. Assertion. Teaching should not be influenced by the individual differences among the learners. अब इसका मतलब समझते हैं हम पहले कि वो assertion में कह क्या रहे हैं कि टीचिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए चाहे बच्चों में जितना मर्जी डिफरेंस हो. वो कह रहे हैं अगर एक बच्चा थोड़ा पढ़ाई में पीछे है, एक बच्चा थोड़ा पढ़ाई में आगे है, उससे टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, भाई वो जैसे पढ़ाती है पढ़ाती रहे. क्या ये सुनने में थोड़ा एक्यूरेट लग रहा है? नो, नॉट एट ऑल. टीचर्स को हमेशा वही नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड जो स्टूडेंट की जिसकी सबसे कम कैपेबिलिटी है आपको थोड़ा उसके हिसाब से पढ़ाना है. सो दैट शुड बी योर इन्फ्लुएंस डिसीजन कि किसी बच्चे में कम है तो आप उसको उस तरीके से सबको पढ़ा रहे हो. So teaching should be influenced by the individual differences among the learners. So A is definitely false. Sorry. A is definitely false. And then comes the reason. A teacher should not discriminate students on the basis of their color, caste, creed or religion. Yes, R is true. So the option here is D option. I'll mark it.
assertion is false because teaching should be influenced according to the base or the background of the students for the subject, and reason is false because the teacher should not discriminate on such basis which is not related to the education or the subject. Question number 22. Which of the following is incorrect about micro teaching? Now what is micro teaching? जो लिटरल मीनिंग है छोटा पढ़ाना, ऐसा नहीं है. इसका मतलब होता है कि बिफोर बीइंग एन ऑफिशियल टीचर इन अ क्लास आपको टीचिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाती है. आपको क्लास में 3-4 बच्चे दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है आप इनको पढ़ाते रहो और इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करो कि आपको प्रैग्मेटिकली एक फुल क्लास में फुलर लेंथ ऑफ उसमें आपको कैसे पढ़ाना है. सो लेट्स गो विद द ऑप्शंस. Option number A, it is a method of teaching. Option number B, it consists of core teaching skills. Of course आपको ये करते करते skills आप सीखते हो. Each skill is practiced separately. Yes. Questioning is one component of micro teaching. Yes. So option A is wrong. It is not a method of teaching. Instead it is a before practice of teaching, before making it official. So you are very perfect with your skills in teaching in your class. Question number 23. Which of the following is the highest level of cognitive ability? ठीक है, अब इसके लिए आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी आना चाहिए. तो जिसको नहीं आता है आई explain it here. Again we'll draw a pahad. Bloom taxonomy. It came in 1956. ठीक है, और इन्होंने कुछ लेवल्स बताए थे अंडरस्टैंडिंग के, या फिर आप कह सकते हो कॉग्निटिव एबिलिटी के. मतलब कि आप कितना अच्छे से कोई चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो उसके कुछ लेवल्स थे जिसका इनिशियल लेवल था 1 2 3 4 5 6 होते थे. 1 2 3 4 5 6. द फर्स्ट वन वाज नॉलेज. Then comes comprehension. Then comes application. Then comes analysis. Then comes synthesis. And then comes evaluation. Evaluation के लिए जगह थोड़ी कम है. ठीक है, ये 6 स्टेप्स हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंडर फॉर द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. कि पहले आप नॉलेज लेते हो, उसको आप कॉम्प्रीहेंड करते हो, एप्लीकेट करते हो, एनालिसिस करते हो, फिर सबको जोड़ते हो और इवैल्यूएट करते हो. ऑलराइट, तब उन्होंने पूछा है कि इफ़ वी गो अकॉर्डिंग टू दिस ब्लूम टैक्सोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, दैट इज़ इवैल्यूएशन. अगर पूछते इनिशियल लेवल देन नॉलेज. तो इसमें ये आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी ऐसे याद रखनी पड़ेगी. क्वेश्चन में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो आपको हमेशा मेंशन करेंगे, जैसे इसमें भी नहीं करा हुआ. अगर इसमें लिखा होता कि भाई ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से हाईएस्ट लेवल बताओ तो थोड़ा इजी लगता, राइट. तो हमें ये चीज़ वैसे भी याद रखनी पड़ेगी कि चाहे ब्लूम टैक्सोनॉमी नाम लिखा हो ना लिखा हो, बट इफ़ आज द लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी दैट इज़ नन अदर देन द टॉपिक ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी. अब जो हमारे क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो गए.
एंड ऑल्सो विद दोज क्वेश्चंस एंडिंग हमारा टीचिंग का जो मेन बेस है वो भी टॉपिक्स मेन बेसली कवर हो गए. तो एक छोटू से एक टॉपिक और था जिस पे मुझे क्वेश्चन नहीं मिला है बट कभी कभी वो आ जाता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि कुछ स्टूडेंट सेंटर डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट राइटिंग डिसऑर्डर नोन एज डिसग्राफिया, रीडिंग डिसऑर्डर नोन एज डिसलेक्सिया, मैथ्स और कैलकुलेशन डिसऑर्डर नोन एज डिसकैलकुलिया. सो ये चाहे स्क्रीनशॉट कर लो चाहे सर्च करके रख लो, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और आई वुड सजेस्ट जितने भी ई लर्निंग फैसिलिटीज़ है ना मूक्स पे या फिर ये जो जैसे स्वयं वगैरह ऑनलाइन, इन पे भी एक रीसेंट स्टडी ज़रूर कर लेना, क्योंकि कभी कभी आई रिमेंबर इस तरफ भी इंक्लाइन ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि स्वयं की फुल फॉर्म पूछ ली. रादर बिफोर इन दिस क्वेश्चंस अभी हमने स्वयं पे एक क्वेश्चन इसमें करा भी है. सो ई लर्निंग फैसिलिटीज़ ज़रूर पढ़ लेना जितनी भी स्पेशली रीसेंट हो. Hope you all liked this video. So with that note, I take your leave. That's it for this video lecture. We'll meet very soon in the next video lecture of some more such tips and tricks based knowledge of more UGC subjects.